दोस्तों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घटना चक्र की जो ई दृष्टि आती है उसके करंट अफेयर को देखेंगे। ये करंट अफेयर एक वार्षिक संकलन है, अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के घटनाक्रम को इसमें संकलित किया गया है। ये करंट अफेयर की उपयोगिता और महत्व के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें करंट अफेयर खंड के लिए ये रामबाण साबित होता है। इसमें जो करंट अफेयर आते हैं वो हूबहू लगभग कुछ फेरबदल के साथ यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में जो करंट अफेयर आते हैं लगभग एज इट इज होता है। ये करंट अफेयर ना केवल यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि यूपी पीसीएस के द्वारा ही आरओ जो एग्जाम आयोजित किया जाता है उसके लिए भी, और 70वीं बीपीएससी जो 17 सितंबर को प्रस्तावित है उसके लिए भी ये बहुत मददगार साबित होगा। शुरू करते हैं हम लोग एक एक करके घटनाक्रम को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, एक साल में क्या घटित हुआ महत्वपूर्ण, उसको एक एक करके देखेंगे। अभी ये मैगजीन ऑनलाइन माध्यम में ही उपलब्ध हुई है, ऑफलाइन माध्यम में अभी बुक स्टॉल पे 1-2 दिन में पहुंचेगी, तो तब तक हम लोग इसमें से थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं। पहले हम लोग वन लाइनर फॉर्म को शुरू करेंगे, उसके बाद जो डिटेल्स करंट अफेयर है इसी के अंदर जो आगे अगले खंड में दिया जाता है उसमें थोड़ा डिस्क्राइब करके करंट किसी भी घटनाक्रम को दिया जाता है उसको भी देखेंगे हम लोग। ये दृष्टि को देखेंगे और घटनासार को देखेंगे। 2 मैगजीन हम लोग देखेंगे, यूपी पीसीएस 2024 के लिए और 70वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम से हम लोग शुरुआत करते हैं वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला प्रश्न है, वन लाइनर फॉर्म में ही है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में अभी तक देखा गया है कि वन लाइनर फॉर्म में ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। डिटेल्स फॉर्म में थोड़े प्रश्न कम आते हैं। जो कूट वाले प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के, उसमें थोड़े प्रश्नों की संख्या कम होती है। यूपी पीसीएस 2000 पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में भी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में भी। तो अभी हम लोग वन लाइनर देखते हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल्स जो करंट अफेयर है उसको भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामांकन की मंजूरी प्रदान की है। तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? पुणे हवाई अड्डा। ये तो हमने देख लिया कि पुणे हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है। अब इसका नाम क्या रखा जा रहा है? तो जगत गुरु संत तुकाराम जी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से अब ये जाना जाएगा। कौन सा हवाई अड्डा जाना जाएगा? पुणे हवाई अड्डा जाना जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों का क्रम क्या होगा। तो इसमें पहले स्थान पे है केरल, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पे गुजरात है। यानी कि जो खाद्य सुरक्षा जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है वो उन राज्यों में पहला स्थान केरल का है, यानी केरल में सर्वाधिक खाद्य सुरक्षा प्राप्त है। दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर है और चौथे स्थान पे गुजरात है। ये हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामांकन करने का निर्णय लिया है। देखिए दूसरा प्रश्न भी आ गया हमारा कि पुनर्नामांकन किया जा रहा है, किसी एक केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी का नाम बदला जा रहा है। अब ये कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी का नाम क्या था? पहले हम लोग देखते थे तो इसकी राजधानी का नाम था पोर्ट ब्लेयर। अब क्या नाम रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अब हम अंडमान निकोबार की राजधानी को पोर्ट ब्लेयर से नहीं श्री विजयपुरम के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये अपेक्षाकृत थोड़ा कम महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर के ये जो 3 हमको प्रश्न देखे हैं ना, ये प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2 तो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में हम मान के चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी 2-3 बार पूछे जा चुके हैं।
कि सर्वाधिक सुरक्षा खाद्य सुरक्षा किस राज्य में प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। किस पर्सनालिटी ने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। तो किन्होंने किया है, उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। सिंपल सा, हमें बस यह ध्यान रखना है। ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, अगला प्रश्न है। तो ये उद्घाटन हुआ है गोरखपुर जिले में। गोरखपुर जिले से ही योगी आदित्यनाथ जी का संबंध है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से शुरुआत की है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी, इसकी शुरुआत की है सूरत, गुजरात से। जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है। तो ये पहल जन शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उदयगिर लातूर राज्य महाराष्ट्र में किया गया। यानी महाराष्ट्र राज्य के उदयगिर लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में 3D वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है। तो ये किस विद्यालय में 3D संग्रहालय बनाने की बात की गई है। तो ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस में बात किया गया है। क्या बात किया गया है, तो वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। अपेक्षाकृत देखें तो ये भी थोड़ा सा 1 स्टार इसको दिया जा सकता है। अत्यधिक संग्रहालय किसको समर्पित है, अत्याधुनिक ये संग्रहालय किसको समर्पित है। तो भारतीय ज्योतिष को, खगोल विज्ञान को और वैदिक साहित्य को समर्पित है। क्या समर्पित है, तो वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ हुआ है, बनारस में। किस विश्वविद्यालय में, तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न क्या है, प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है। तो ये शुरुआत किया गया है भारतीय थल सेना द्वारा। आगे देखते हैं, इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो रक्षा पेंशन भोगियों को, भूतपूर्व सैनिकों को और उनके परिवारजनों को इसके तहत सहायता प्रदान की जाएगी। क्या नाम है, प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन के द्वारा किनको किनको सहायता मिलेगी, रक्षा पेंशन भोगियों को मिलेगी, भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी और उनके परिवारों को सहायता मिलेगी। अगला इसी से संबंधित है, प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित है। तो ये स्पर्श, यानी स्पर्श का फुल फॉर्म देखेंगे हम, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन एवं रक्षा, एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, इस प्रणाली पर ये केंद्रित है। डिजिटल पेंशन प्रणाली मुख्यतः इस पे केंद्रित है ये। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मीडिया, डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसको आप 2 स्टार प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, राजेश वर्मा जी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों का गठन करने की घोषणा किया है। तो ये 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। कहाँ बनाए जा रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। इन 5 जिलों के नाम क्या हैं,
तो जास्कर नाम है, द्रास नाम है, शाम नाम है, नुबान और चांगथांग। ये 5 जिले बनाए जा रहे हैं। कहाँ बनाए जा रहे हैं? लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृत अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? नेपाल अकादमी ने किया है ये समझौता। किसके साथ किया है? बनारस के साथ किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के साथ किया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी 9 अगस्त 2024 को प्रदान की है? कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू किया गया था? तो ये जून 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। अब ये डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना। तो क्या हमने सीखा? 2 चीज सीखा यहाँ पे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा ने, इन्होंने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र किससे संबंधित है? तो महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होता है के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समायोजन को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने के लिए, यानी जो आपदा आता है उसके प्रबंधन के लिए जो क्षतिपूर्ति होती है उसके लिए बीमा का जो प्रावधान किया गया है, किसके द्वारा किया गया? कौन सा राज्य है भारत में पहला? तो ये नागालैंड के द्वारा ऐसी एक अग्रगामी पहल शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? 3 जो हमारे अभी आपराधिक कानून बने हैं उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए 4 ऐप बनाया गया है। कौन कौन से ऐप बनाए गए हैं? ई साक्ष्य ऐप, न्याय सेतु ऐप, न्याय श्रुति ऐप और ई शमन। ये 4 ऐप, इसको आप लोग 2-3 स्टार दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें से मैचिंग ये पूछा जा सकता है कि जो 3 नए कानून बनाए गए हैं इसके संचालन के लिए निम्न में से कौन सा ऐप नहीं बनाया गया है? तो इसमें से हमको चारों ये ऐप को ध्यान में रखना है। पहला क्या? ई साक्ष्य। देखिए 2 को हम यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ई साक्ष्य और ई समन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक समन। दूसरा न्याय सेतु और न्याय श्रुति। तो ये 4 हमको ध्यान में रखना है कि ये 4 ऐप हमारे शुरू किए गए हैं आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन हेतु। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस। इसी से संबंधित है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस में किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? ये जो एक्सप्रेस है ये कौन से 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? तो एक तो देखिए कहाँ सिलीगुड़ी कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। और कहाँ से शुरू हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तो होंगे ही, बीच में कौन सा एक राज्य पड़ेगा? अगर जो हम उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल जाना चाहते हैं तो हमको बिहार से होके जाना ही पड़ेगा। तो ये 3 राज्य हैं जो इस एक्सप्रेस वे से संबंध रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बहुतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पुंगा घाटी लद्दाख में किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे 2 स्टार हम दे सकते हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत की पहली बहुतापीय विद्युत परियोजना है। जहां भी पहली आ जाएगी वो प्रश्न अपने आप में ही थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कहाँ पे हुआ ये शुरुआत? ये परियोजना कहाँ शुरू की गई है? पुंगा घाटी। ये घाटी कहाँ पे है? लद्दाख में है।
ये हमको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2023 में तैयार की गए भारतीय भूखलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो केरल के वायनाड में कौन सा स्थान, वायनाड को कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान दिया गया है। अभी ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि केरल के वायनाड में जो अभी भूस्खलन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो इसकी वजह से ये चर्चा में आया है। ये जो इंडेक्स दिया गया है, ये जो एटलस जारी किया गया है, इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो रुद्रप्रयाग पहले स्थान पे। रुद्रप्रयाग कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है ये रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया भोपाल में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इस बार की ये जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन था, इसका थीम क्या था इस बार की? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल और दरबार हाल, दो चीज देखिए, यहाँ नाम परिवर्तन किया जा रहा है। दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदलकर क्या किया गया है? अब हम दरबार हाल को जानेंगे गणतंत्र मंडप के नाम से और अशोक हाल को जानेंगे अशोक मंडप के नाम से जानेंगे। अब ये नाम बदला गया है। दो स्थान का कहाँ से संबंध रखते हैं? राष्ट्रपति भवन से। अगला प्रश्न है, भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? आइजोल मिजोरम से किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगला प्रश्न है, सिकुनला सुरंग परियोजना के निर्माण का कार्य शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये प्रश्न थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 3-4 फैक्ट जो हैं महत्वपूर्ण काफी महत्व अपना रखते हैं। तो ये जो सिकुनला सुरंग परियोजना है, ये कहाँ शुरू की गई है? सबसे पहले लद्दाख से संबंध रखती है। ये कितने फीट ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है? तो 15,800 की फीट की ऊंचाई पर ये बनाया जा रहा है। ठीक। अब इस सुरंग की लंबाई क्या होगी? तो इस सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर होगी। ठीक है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। कौन सी सुरंग होगी? तो सिकुनला सुरंग होगी। कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। कितनी ऊंचाई पर बन रहा है? 15,800 फीट की ऊंचाई पर। इसकी लंबाई क्या होगी? तो 4.1 किलोमीटर लंबाई होगी। तो ये 4 फैक्ट हमको यहाँ से ध्यान में रखना है। बन के जब तैयार हो जाएगी तो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो ये है मित्र वन नामक पहल की घोषणा की है। कब की है? वृक्षारोपण अभियान 2024 के दौरान इन्होंने इस पहल की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेशन ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? तो शिमला में। कहाँ पे है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है। अब ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यहाँ बात की गई है भारत का पहला चैडविक हाउस। तो भारत का पहला चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शिमला में। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस परिसर को कहाँ शुरू किया गया है? प्रेरणा स्थल पे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संसद भवन परिषद में लोकसभा सचिवालय द्वारा, किसके द्वारा? लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है? जहां भारतीय जो नेता हैं, जो गणमान्य नेतागण हैं, उनकी विशेषता जो रखते हैं भारतीय इतिहास में, और स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिमाएं जहां स्थापित की गई प्रेरणा स्थल पे, किसके द्वारा शुरू किया गया? लोकसभा सचिवालय द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब से लागू किया गया? लागू किया गया इसे कब से? 18 जून 2024 से। किसे लागू किया गया? डाकघर अधिनियम 2023 को। ये थोड़ा सा 2 स्टार आप दे लीजिए इसको। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस विद्यालय का नया नाम क्या होगा? तो इस विश्वविद्यालय का नया नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। तो ये नाम होगा गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। कहाँ का नाम बदला जा रहा है? तो मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या किया गया? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय किया गया। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो इसे किसे बनाया गया? इन्हें बनाया गया भर्तृहरि महताब को। इनका संबंध किस राज्य से है, यानी कहाँ से ये जीत कर आए हैं? तो ये ओडिशा से आए हैं। ओडिशा से ये संसदीय क्षेत्र से जीत कर आए हैं। ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? किसने हासिल की है? लद्दाख ने। किस योजना के तहत? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त किया है? तो कार्यात्मक साक्षरता, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया? लद्दाख ने। किस कार्यक्रम के थ्रू? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के थ्रू इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कहाँ किया जा रहा है ये? तो कुंभी गांव कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। क्या किया जा रहा है? तो बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में। तो मैक्सिमम चीजें आपको क्लास में ही याद करवा दी जा रही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये पाली में निर्मित किया जा रहा है। कहाँ पे है ये पाली? राजस्थान में। क्या किया जा रहा है? तो ओम आकार के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 2024 में किस सत्याग्रह ने 100 वर्ष पूरे हुए? तो वायकोमा सत्याग्रह जो हुआ था 1924 में, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न, 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो 54 महिलाओं का निर्वाचन हुआ है 533 सीटों पर। अब ये जो 74 जो सीट है, ये कुल सीटों का कितना प्रतिशत है? तो 13.63% है कुल सीटों का महिलाओं का निर्वाचन। संख्या में देखेंगे कितना हुआ है? 74 हुआ है। प्रतिशत में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13.63%। ठीक है। अगला, बरेठी सौर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये छतरपुर मध्य प्रदेश में रखा गया। इसको 1 स्टार 2 स्टार आप दे लीजिए, इसको 1 स्टार दे दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? कहाँ स्थापना की घोषणा किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में स्थापित हो रहा है। क्या हो रहा है? भारत की पहली बैटरी आधारित गीगा फैक्ट्री। तो इसे 2 स्टार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? आप समझ रहे हैं क्यों दिया जा रहा है? कि भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है। अभी यहाँ पे भी आप लोगों को 2 स्टार 3 स्टार दिया गया था। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। क्या हुई थी? भारत की पहली चैडविक हाउस बन रहा था। कहाँ बन रहा था? तो शिमला में बन रहा था। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? पुलिस विभाग द्वारा। क्या लॉन्च किया गया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। क्यों ना लॉन्च किया गया है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। क्या हुआ है यहाँ पे? तो भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो बनी है। तो ये जो पहली हुई है तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, हम इसे 2 स्टार देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कीर्तिमान स्थापित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या स्थापित किया है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाया है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्षा प्रणाली में नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो क्या यहाँ पे किस योजना को? अदिति योजना को शुरू किया गया है। क्या इससे लाभ होगा? तो रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किस योजना के थ्रू? अदिति योजना के थ्रू। अगला प्रश्न है, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बिहार में किया गया। ये बीपीएससी के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बीपीएससी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? ये आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, और इससे संबंधित कोई भी न्यूज अगर जो आएगी तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति को किस राज्य ने मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन, 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मुंबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये रायबरेली जिले में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये नए एम्स का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये प्रश्न काफी पुराना हो गया है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया गया है। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ पे किया है? तो ये गुजरात में किया है। क्या नाम है इस पुल का? सुदर्शन सेतु। इसकी विशेषता क्या है? तो ये केबल आधारित पुल है। ठीक है। कहाँ पे शुरू किया गया? गुजरात में। ठीक है। नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। अगला प्रश्न है, 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। ज्यादातर जो रायसीना डायलॉग होता है दिल्ली में ही आयोजित किया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? यह थीम या विषय क्या था? वो चतुरंग था, जिसमें क्या था? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। इसको आप 1 स्टार दे लीजिए। इस थीम को इस विषय को 1 स्टार दे दीजिए। पूछ सकता है ना कि ये जो 9वें रायसीना डायलॉग हुआ था, इसके विषय में निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो हमको ध्यान में रखना है क्या शामिल था? संघर्ष शामिल था, प्रतियोगिता शामिल था, सहयोग शामिल था और निर्माण शामिल था। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अपार पहल शुरू की है। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार किस मंत्रालय की ये शुरुआत है? शिक्षा मंत्रालय की ये पहल है। इसके तहत क्या होगा? एक छात्र एक आईडी जारी किया जाएगा। एक छात्र एक आईडी के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? अपार। अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। इसको आप इसके जो फुल फॉर्म है ना, इसको 1 स्टार दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहला है, आप देख रहे हैं ना, देश का पहला है, और वो क्या है? कौशल भारत केंद्र। इस समय गवर्नमेंट की ज्यादा फोकस किस क्षेत्र पे है? तो रोजगार पे है। रोजगार पे है तो इसके लिए कौशल भारत केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो संबलपुर। संबलपुर कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्टेम जो है ये किस विषय से संबंधित है? सबसे पहले तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित। इसमें स्टेम में क्या किया जाएगा? तो भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु इसको शुरू किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पहल का नाम क्या है? तो स्वाति। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिक राव खानविलकर को नियुक्त किया गया है लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किया था? तो ये किस मंदिर का शिलान्यास किया था? तो श्री कल्की धाम मंदिर का। ये कहाँ पे स्थित है कल्की धाम मंदिर? तो संभल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? तो इसे किसे घोषित किया गया है? काजू नींबू को। काजू नींबू को किस राज्य का फल घोषित किया गया है? असम के। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? विकसित भारत पहला विषय था, विकसित भारत, और दूसरा था भारतीय लोकतंत्र की मातृका। तो ये 2 विषय थे, किस चीज के विषय थे? 75वें गणतंत्र दिवस के 2 मुख्य विषय से ध्यान रखना है, इसको आप इंपोर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसी से संबंधित है, 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के। अब इसी से संबंधित अगला है कि 75वें गणतंत्र दिवस के परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो ये दिया गया उड़ीसा को। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की झांकी का थीम क्या था? इस जो झांकी निकाली गई थी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो यहाँ से 3-4 चीजें हमको ध्यान में रखनी है। पहला कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था, इसके 2 विषय क्या थे? तो विकसित भारत और भारतीय लोकतंत्र की मातृका। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन। सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को दिया गया? तो उड़ीसा को। उड़ीसा की जो झांकी सर्वश्रेष्ठ दिया गया, इस झांकी का थीम क्या था? तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो ये 4 चीजें हमको इससे ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन से राज्य हैं? देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार अच्छे प्रदर्शन करने वाले या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में ऐसे राज्य जो 1 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, उसमें पहला स्थान कौन सा है? गुजरात का, फिर कर्नाटक का, फिर केरल का, फिर तमिलनाडु का। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है, 1 स्टार आप इसको दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेणी 1 में, इसी से संबंधित है, श्रेणी 1 में श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें दिया गया है? तो लीडर्स की भूमिका में कौन सा है? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये जो उत्तर प्रदेश है, इसको लीडर्स की भूमिका में रखा गया है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला इसी से संबंधित है, वाइब्रेंट गुजरात, नहीं, अगला प्रश्न है, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया। इस वर्ष 2024 में इसका कौन सा ये संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये 10वां संस्करण था। वाइब्रेंट, एक बार फिर से इस प्रश्न को हम देखते हैं, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 10 से 12 जनवरी को। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 10वां संस्करण था। तो ये था हम लोगों का आज का, हाँ, ये आज राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोगों ने देखा। इसी प्रकार हम लोग आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।